नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार। अभी हम चर्चा कर रहे हैं हमारा जो इससे पूर्व के व्याख्यानों में चर्चा चल रही हमारी बीए पार्ट फर्स्ट के चित्रकला विषय के प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन, जिसका चौथा टॉपिक चल रहा है हमारा प्रभाविता। और प्रभाविता की जैसे इससे पूर्व हम चर्चा कर चुके कि किस तरह से प्रभाविता का क्या डेफिनेशन है, प्रभाविता एक पेंटिंग में किस तरह से हो सकती है। अब प्रभाविता उत्पन्न करने के लिए किस तरह का हम क्रिएटिविटी कर सकते हैं, तो जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। जैसे सज्जा का प्रयोग यानी अलंकरणों के द्वारा, फिर आकृतियों के जैसे जो फॉर्म्स हैं उनके पीछे खाली स्थान स्पेस छोड़ करके, और पांचवा जो इसके अंदर है वो है रेखाओं, आकारों और आकृतियों का विरोधाभास उत्पन्न करना। यानी कि एक पेंटिंग के अंदर जो लाइंस है, फॉर्म्स है, ठीक है ना, और जो फिगर्स है, तो उनके अंदर जैसे आपस में क्रिएट सृजनात्मक कार्य करना। और इस विधि का प्रयोग अजंता के चित्रों में बहुत सा खूब किया गया है। इसके अनुसार सहायक आकृतियों की तुलना में, यानी कि जो सहायक जो आकृतियाँ हैं उनकी तुलना में प्रमुख आकृति को अधिक विवरण व अलंकरण युक्त बनाकर, अनुपात में अधिक बड़ा बनाकर अन्य आकृतियों से अलग प्रभाविता प्रदान की जाती है। और अजंता के चित्र जैसे बोधिसत्व, जैसे पूर्व मैंने बताया था, बोधिसत्व, पद्मपाणि तथा माता पुत्र आदि चित्र इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहे जा सकते हैं। कि यानी कि एक प्रभाविता या जो प्रभाविता करने के लिए एक तरह से जो रेखाएं हैं, लाइंस हैं, और जो फॉर्म्स हैं, फिगर है, यानी तो उसके अंदर जो मेन जो विधि का इसके अंदर जो प्रयोग किया गया है, इसके अनुसार क्या है, जो सहायक आकृतियाँ हैं, इसके जो साथ की जो आकृतियाँ हैं, उसके जो पीछे की आकृतियाँ हैं, या जो कोई भी जैसे मान लो फॉर्म है, या कोई जो थॉट है, या कोई जो सब्जेक्ट है, अब उस सब्जेक्ट के अनुसार अंतर्गत जैसे मान लो कोई भगवान बुद्ध की है, या जैसे से पूर्व बताया गया जैसे बोधिसत्व जो पद्मपाणि है और माता पुत्र है, तो उसमें जो भगवान बुद्ध है मेन, वो हमारे इसके थॉट रहे हैं, विचार रहे हैं, तो उनको बड़ी आकृति में दिखाया गया है। और उसके साथ में जो उसके जो मान लो पुत्र हैं वो उनको छोटे रूप में दिखाया गया है, वो एक तरह से उसके साथ के सहायक। तो इसके अनुसार ये कैसे जो सहायक आकृतियाँ हैं की तुलना में प्रमुख आकृतियों को अधिक विवरण, अधिक उसमें डिटेल्स देके, अलंकरण युक्त उसमें बेल बुटे डिजाइंस बनाकर, इसको सुंदर बनाकर, अलंकरण युक्त बनाकर, और अनुपात में भी जैसे अधिक बड़ा बनाकर, उन जो सहायक आकृतियाँ उनसे बड़ा बनाकर अन्य आकृतियों से अलग प्रभाविता प्रदान की जाती है। और जिसके उदाहरण जो मैंने बताया, बोधिसत्व, पद्मपाणि और माता पुत्र आदि इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहे जा सकते हैं। अब जैसे चित्रतल पर आकर्षण केंद्र, यानी जो पेंटिंग है, जो कंपोजिशन है, उसका जो स्पेस है, तल है, उस पर उसका जो आकर्षण केंद्र क्या है, कि जिस प्रकार चित्र भूमि का विभाजन उचित प्रकार से होना चाहिए, उसी प्रकार चित्रतल पर मुख्य आकर्षण केंद्र का भी उचित स्थान किया जाना चाहिए। यानी कि जो पेंटिंग है या जो स्पेस है हमारा, यानी जो कैनवास है या दीवार है, जो भी चीज़ है, तो उसके अंदर उसका जो मुख्य आकर्षण केंद्र है, तो उसका भी स्थान, उसमें स्पेस हमें इस तरह से सेट करना चाहिए, इस तरह से बनाना चाहिए, ताकि उसका जो आकर्षण है, मुख्य जो टॉपिक है, मुख्य जो थॉट है, उसका आकर्षण बना रहे। तो मुख्य आकर्षण का केंद्र उचित स्थान पर किया जाना चाहिए, क्योंकि आकृति के जो फॉर्म है, उचित स्थापन का भी प्रभाविता पर प्रभाव पड़ता है। यानी जो फॉर्म है, उस फॉर्म को किस रूप में, किस स्पेस में, किस जगह हम उसको स्थान दे रहे हैं, उसका भी एक आकर्षण है, या जो प्रभाविता है उसका प्रभाव प्रभाविता पर पड़ता है। और कलाकृति का मध्य स्थल, यानी कि जो पेंटिंग है, स्पेस है, उसका जो सेंटर पॉइंट है, उसका यांत्रिक केंद्र होता है, जो कलात्मक दृष्टि से आकर्षण नहीं होता। और किसी भी आकृति को मध्य बिंदु में बनाने से उसके चारों ओर समान स्थान छूटने से गतिहीनता की और दृष्टि को गति प्रदान करने के लिए आकर्षण केंद्र को कलाकृति के केंद्र से कुछ हटकर बनाना चाहिए। यानी कि जो मेन सब्जेक्ट है वो एकदम उसको सेंटर में नहीं लेके, सेंटर से थोड़ा उसको साइड में करके बनाना चाहिए। यानी कि जो आकृति को मध्य बिंदु में बनाने से उसके चारों ओर समान स्थान छूटने से, यानी चारों ओर स्पेस छूट जाएगी, छूटने से गतिहीनता, यानी उसके अंदर कोई गति या मूवमेंट नज़र नहीं आएगा। और दृष्टि को गति प्रदान करने के लिए या आकर्षण केंद्र को कलाकृति, यानी कि जो उसका आकर्षण है, सेंटर है, उसका आकर्षण है, तो उस आकर्षण केंद्र को कलाकृति के केंद्र से
जो उसका जो कलाकृति का स्पेस सेंटर है उससे कुछ हटकर बनाना चाहिए। तो एक कलाकृति का जो नंदतिक केंद्र है यानी कि एस्थेटिक्स सेंटर है या जो केंद्र है तो यांत्रिक केंद्र से भिन्न होता है और प्राय नंदतिक केंद्र सृजन के लिए यूक्लिड के स्वर्णिम आयात सिद्धांत का पालन किया जाता है और इस आधार पर चित्रतल अनेक विभागों में बट जाता है, यानी जो स्पेस है चित्रतल है वो अनेक विभागों में अलग अलग उसमें बट जाता है। तो इसके लिए कैसे, जैसे दृष्टि को जो गति प्रदान करने के लिए आकर्षण केंद्र को कलाकृति की जो है कि केंद्र से कुछ हटकर बनाना चाहिए और आकृति का जो कलाकृति का नंदतिक केंद्र है यानी जो एस्थेटिक्स सेंटर है यांत्रिक केंद्र से भिन्न होता है और प्राय नंदतिक केंद्र सृजन के लिए यूक्लिड व जो बताया स्वर्णिम आयात सिद्धांत का पालन किया जाता है और इस आधार पर चित्रतल अनेक विभागों में बट जाता है जिसमें जैसे कर्ण पद्धति के द्वारा यानी कि जो कर्ण पद्धति के द्वारा मध्य बिंदु से हटकर लंबवत तथा क्षितिज रेखा अंकित करने पर उनके कटान बिंदु से रेखा अंकित कर विभाजन किया जाता है और इस पद्धति के आधार पर मुख्य व गौण आकृतियां का चित्रण सुखद प्रभाविता का सृजन करता है। यानी कि चित्र जो तल है जो स्पेस है उसको जो अधिक आकर्षण का जो केंद्र है वो है जैसे उसकी जो मेन जो आकृति है उस आकृति को जो मेन जो उसका सेंटर है उस सेंटर से अगर हम सब रख देंगे तो चारों तरफ जैसे मान लो खाली स्थान छोड़ देंगे तो उस आकृति का आनंद या उसका जो प्रभाविता वो खत्म हो जाएगी, यानी उसका जो आकर्षण नहीं रहेगा। और वही जो फॉर्म है जो वैसे उसका जो केंद्र बिंदु उस केंद्र बिंदु से जैसे थोड़ी सी अलग हटके साइड में उसको बनाएंगे तो उस आकृति का उसका फॉर्म का उसका एक आकर्षण यानी कि उसका जो प्रभाविता वो बना रहेगा। और अगर ये को जैसे मान लो जिसको कह सकते हैं कि केंद्र से कुछ हटकर बनाना चाहिए जैसे मैंने बताया, और कलाकृति का जो नंदतिक केंद्र है यानी एस्थेटिक्स जो सेंटर है वो यांत्रिक केंद्र से भिन्न होता है और प्राय नंदतिक केंद्र सृजन के लिए यूक्लिड के स्वर्णिम आयात सिद्धांत का पालन किया जाता है और इस आधार पर चित्रतल यानी कि जो स्पेस है वो अनेक विभागों में छोटे छोटे रूप में अलग उसमें बट जाता है। और इसके लिए जैसे कह सकते हैं कि कर्ण पद्धति यानी कि जो स्पेस है उस स्पेस को एक कोने से कर्ण पद्धति के द्वारा मध्य बिंदु से हटकर या हटाकर जैसे लंबवत या जो लंबाई है लंबवत तथा क्षितिज रेखा अंकित करने पर उनके जो कटान बिंदु से रेखा अंकित कर विभाजन किया जाता है। तो इस पद्धति के आधार पर मुख्य व गौण आकृतियों का चित्रण सुखद व प्रभाविता का सृजन करता है। तो ये जैसे एक चित्र की जो किस तरह से उसके अंदर प्रभाविता कर सकते हैं, किस तरह से उसका जो प्रभाविता बढ़ाने के लिए जो मेन जो सेंटर बिंदु है उस सेंटर बिंदु से अलग हटके अब चाहे जैसे मान लो स्पेस है उस स्पेस साइड में कर सकते हैं या जो सेंटर से नीचे से एक जो है कर्ण पद्धति के द्वारा भी मध्य बिंदु से हटकर लंबवत है और क्षितिज रेखा अंकित करने पर जो क्षितिज रेखा बना के अंकित करने पर जो कटान बिंदु से रेखा अंकित कर विभाजन किया जाता है। तो इस पद्धति के आधार पर भी मुख्य और जो गौण आकृतियां हैं जो मेन आकृति है और जो गौण आकृतियां यानी जो उसके जो सामने सहायक आकृतियां छोटी आकृतियां हैं तो उन आकृतियों का चित्रण करने से सुखद और एक तरह से जो कह सकते हैं आनंदित प्रभाविता करने का सृजन का कार्य करता है। अब निष्कर्ष में जैसे ये कह सकते हैं इसके अंदर कि प्रभाविता भी संयोजन के सिद्धांतों पर अपना एक तरह से विशेष स्थान रखता है और इसकी सहायता से कलाकृति के प्रमुख आकर्षण केंद्र का सृजन किया जाता है। यानी कि जब हम कह सकते हैं जो प्रभाविता है इसके जो अपने कंपोजिशन है तो कंपोजिशन का जो चौथा तत्व जो मैंने बताया प्रभाविता, और इससे पूर्व जो प्रथम तत्व था हमारा यूनिटी सहयोग है ना। उसके बाद फिर जैसे इस जो हमारा ये चौथा बैलेंस है हारमोनी है, ठीक है ना। तो इनके बाद में जैसे ये चौथा तत्व हमारा रहा है प्रभाविता। तो
निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्रभाविता भी जो संयोजन है, जो संयोजन के प्रिंसिपल्स है, कंपोजिशन के सिद्धांत है, उनमें अपना विशेष स्थान रखते हैं। यानी कि सभी जो प्रिंसिपल्स हैं उनका अपना अपना महत्वपूर्ण होता है, स्थान होता है एक पेंटिंग के अंदर, एक चित्र के अंदर उनका महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो इसकी सहायता से जो प्रभाविता है, तो इसकी सहायता से कलाकृति में के मुख्य आकर्षण केंद्र का सृजन किया जाता है और प्रमुख जो तत्व हैं को अधिक स्पष्टता देने के लिए पुनरावृत्ति, अनुक्रम, रूपाकारों की विशालता, वर्णमान एवं सघनता की उच्च स्थितियां आदि को प्रयोग में लाया जाता है। तो अतः जैसे कह सकते हैं कलाकृति में प्रभाविता के सिद्धांत का भी बहुत महत्व है और इसको जिससे इसको प्रभाविता को करने के लिए जो इसके चित्र का जो तत्व हैं उनको अधिक स्पष्टता देने के लिए, अधिक स्पष्टता है उनको देने के लिए, जैसे मानव पुनरावृत्ति रिपीटेशन भी कर सकते हैं पेंटिंग में, अनुक्रम है, सिस्टेमेटिक भी लगाते हैं, छोटी बड़ी आकृति आगे छोटी पीछे, रूपाकारों की जो विशालता है, फॉर्म्स की जो है ना उसको जो बड़ी है, उसके अलावा जो वर्णमान है, कलर्स है, उनके टोन है, उनकी सघनता है कि उच्च स्थितियाँ आदि को जैसे मान इन चीज़ों को प्रयोग करके प्रयोग में लाया जाता है और इससे कलाकृति में प्रभाविता का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धन्यवाद। अब इससे हम आगे वाले टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। आगे में जो 5वां इसका टॉपिक है रिदम यानी कि प्रवाह। धन्यवाद।